आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब कि पार्ट नंबर 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पे आपका येलो कलर में इसको मैंने कर दिया है, सेक्शन नंबर 12 किसकी बात करता है? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। एक होता है किसी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को आपने क्या करना, एक्सटेंड करना, मतलब बढ़ा देना। एक यहाँ पे बोलता है कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कितना टाइम एक्सक्लूड करेंगे वो पार्टी को प्रूव करना पड़ता है वहाँ पे कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा जिसने उन्होंने क्या किया कि उसको मतलब कि लीगल कुछ प्रोसीडिंग्स थी आपकी, उनके अंदर उन पार्टीज ने वो यहाँ पे वेस्टेज कर दिया टाइम पीरियड का, किसी लीगल प्रोसीडिंग की वजह से, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग ऐसी हो जो कि कोर्ट से रिलेटेड चलती हो, या फिर अदर मतलब आपके कुछ केसेस हैं, मतलब कि अलग से किसी कोर्ट के अंदर गलत तरीके से आप वहाँ पे प्रोसीड कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, जो कि आप गुड फेथ में कर रहे थे, तो उस टाइम को वहाँ पे एक्सक्लूड करने की बात करता है। तो पार्ट 3 जैसे कि बता रहे हैं आपका कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को हमने कहाँ पढ़ा? सेक्शन 2 के क्लॉज जे के अंदर ये चीज़ आपकी बता रखी है। जे के अंदर क्या बात करता है कि जब भी कोई पीरियड आपका, और मेंशन करा होगा कहाँ पे बता रखा होगा ऐसा कोई पीरियड जो कि आपके प्रिस्क्राइब करा जाता है, जो कि किसी सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन के लिए शेड्यूल के द्वारा, मतलब इस एक्ट का जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन को आपने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। शूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए जो प्रिस्क्राइब करा जाएगा वो आपका माना जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको आप कंप्यूट करोगे, मतलब गिनोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 के साथ। सेक्शन 12 आपका सीधी सी बात है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन की बात कर रहा है। सिंपल से इसके अंदर लिखा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी शूट, अपील और एप्लीकेशन। इसका मतलब जो सेक्शन 12 है वो आपका तीनों के ऊपर ही अप्लाई है जो होगा। ये आपका एनी शूट की बात कर रहा है, अपील और एप्लीकेशन के ऊपर। तो किसी अपील के रिगार्डिंग या फिर किसी भी शूट के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपका किस तरीके से टाइम को एक्सक्लूड करना है, उसको कंप्यूट कैसे करोगे, वो बोलता है कि द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकन शैल बी एक्सक्लूडेड। अब सीधी सी बात आपकी लिखी है कि जिस दिन आपका ये टाइम पीरियड आपका जिस दिन की बात कर रहा है कि जिस दिन ये स्टार्ट होगा ना, उस दिन को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। बोलता है द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकन, मतलब किस दिन से गिना जाना है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो वहाँ पे एक्सक्लूड करेगा कोर्ट। अब इसके अंदर क्या है कि जो कोर्ट है ना वो बाउंड रहेगा अपने आप ही। द कोर्ट इज इटसेल्फ बाउंड टू एक्सक्लूड द पीरियड। देयर इज नो नीड ऑफ प्रेयर और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड ऑफ बाय द पार्टीज। पार्टीज को यहाँ पे पार्टी क्या करेगी, एक एप्लीकेशन लगाती है कि इसका टाइम पीरियड सर यहाँ पे क्या है कि एक्सक्लूड करना है। इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब कुछ प्रोसीडिंग्स ऐसी होती है जो लीगल प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, तो कोर्ट को प्रीमा फेसी दिख ही रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा टाइम पीरियड है जो कोर्ट ने उस पार्टी का नाजायज तरीके से क्या कर रखा है, जाया कर दिया, खराब कर दिया, तो कोर्ट अपने आप उसको यहाँ पे क्या कर देगी, एक्सक्लूड है जो कर देगी। अब जो सेक्शन 12 या फिर आपका ये जो चैप्टर है वो बात करता है इट कन्फर्स द सब्सटेंटिव राइट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का सब्सटेंटिव यहाँ पे राइट की बात कर रहे हैं। सब्सटेंटिव राइट क्या होता है? सब्सटेंटिव राइट आपका कि जो किसी भी पार्टीज के राइट एंड लायबिलिटीज को डिसाइड करने वाला जो राइट रहेगा वो, तो यहाँ पे सब्सटेंटिव राइट की बात है जो कर रहे हैं। अब मतलब फर्स्ट डे, द डे ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, एक तो चीज़ ये है, उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करा जाता है हमेशा। तो इसी के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट के अंदर है। एक आपका होता है इनकैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द अपील, एप्लीकेशन ऑफ लीव टू अपील, रिव्यू और रिवीजन। तो उनको भी एक्सक्लूड करा जाएगा। जिस दिन आपका प्रोनाउंस हुआ है जजमेंट का, तो वो दिन भी वहाँ पे एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये भी चीज़ आपकी कहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट पॉइंट आपका सिंपल है कि द डे ऑन फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकन शैल बी एक्सक्लूडेड। वो दिन जिससे यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट टाइम होगा आपका, उस टाइम को वहाँ पे एक्सक्लूड है जो कर दिया जाएगा। अब सेकंड क्लॉज आपका बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील। एसएलपी जैसे लगती है ना, उस तरीके से क्या है कि यहाँ पे पहले से उसने क्या करी है, अपील के रिगार्डिंग एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे को अलाउड कर दो सो दैट आई कैन अपील। तो उसके रिगार्डिंग या तो कोई अपील है अपने आप ही, या फिर ऐसी कोई एप्लीकेशन लगी है जो जहाँ पे लीव लेना चाह रहे हो पार्टी अपील के रिगार्डिंग, या फिर रिवीजन के लिए, या फिर रिव्यू के लिए, तो उसके जजमेंट वाला जो दिन होगा उस दिन, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड। जिस जजमेंट के खिलाफ आपका जो अपील
रिवीजन ये सारी चीज़ें लग रही है ना, तो वो जिस दिन वो जजमेंट आपकी पास हुई थी तो वो दिन भी वहाँ पे एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। एंड वर्ड यूज़ है, उसके बाद आपका बोलता है कि उसके बाद भी आपका कुछ टाइम पीरियड होगा इन्हीं से जुड़ा हुआ, तो उसको भी वहाँ पे एक्सक्लूड करा जाएगा। तो वो कौन सा टाइम पीरियड है वो भी एक बार और देख लेते हैं। एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द डिक्री। अभी वो बोलता है कि एक तो जिस दिन जजमेंट आई ना, जिस दिन जजमेंट पास हो रखी है कोर्ट की, उस दिन को भी यहाँ पे हटाया गया है कि उसको एक्सक्लूड करा जाएगा। उसके बाद आपका बोलता है कि जितना टाइम पीरियड वहाँ पे रिक्विजिट मतलब कोर्ट ने ले लिया है बनाने में, एक तो ये रहता है कि कितने दिन में वो कॉपी तैयार करके दी है, या फिर यह कर रहा है कि द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ डिक्री। डिक्री की कॉपी लेने के लिए जितना भी टाइम वहाँ पे रिक्वायर्ड था, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तरफ से इम्प्लाइडली आपको बताना चाह रहा है कि कोर्ट ने जितना टाइम लिया है उस डिक्री को मेड करने में, बनाने में, तो वो सारा टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। एंड सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब वो टाइम जो डिक्री बनाने के लिए था या डिक्री लेने में टाइम लग गया, सेंटेंस की कॉपी थी या ऑर्डर की जो भी कॉपी थी, उसको ऑब्टेन करने में जितना भी टाइम लगेगा, या फिर जिसके ऊपर रिवीजन या फिर रिव्यू लगाई गई है, उनकी जितनी भी टाइम पीरियड लगा उस सारे टाइम को यहाँ पे एक्सक्लूड है जो करा जा रहा है। अब जनरली अगर एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की ट्राई करें तो क्या कि मान लेते हैं जैसे जजमेंट पास हुई है आपकी 1 जैन को 2019 को, 1 जनवरी 2019 को वहाँ पे जजमेंट पास हो रखी है, तो एक दिन तो ये एक्सक्लूड होगा आपका फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंगली। फिर बोलता है कॉपी ऑफ जजमेंट ऑल्सो रिसीव्ड ऑन द सेम डे। अब यूँ बोलता है कि जिस दिन जजमेंट पास हुई उसी दिन आपकी कॉपी आपको मिल चुकी है। तो ये आपका क्या बता रहा है कि जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका जो 30 डेज का होगा, तो वो कहाँ पे जाके एक्सपायर्ड होगा, 1 फेब 2019 को ही यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। 30 दिन ही काउंट करे जाएंगे, 2 जनवरी से स्टार्ट होगा और 1 फरवरी तक वो टाइम पीरियड आपका चलेगा, क्योंकि जो 1 जैन है ये वाला टाइम आपका एक्सक्लूड कर देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट के हिसाब से एक दिन आपका एक्सक्लूड होगा। अब यूँ बोलता है कि उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर समझने की ट्राई करें इसी के ऊपर, तो बोलता है 6 जनवरी को क्या किया गया, अप्लाइड फॉर डिक्री। डिक्री के लिए वहाँ पे अप्लाई कर दिया था पार्टी ने 6 दिन ही। उसके बाद जो डिक्री प्रिपेयर करी है कोर्ट ने, वो प्रिपेयर करी है 20 जनवरी को। तो यहाँ पे क्या है, 6 तारीख को जब उसने अप्लाई कर दिया, उससे लेके 20 को जो उसने प्रिपेयर करके दी है, बीच का जितना टाइम पीरियड होगा, जैसे वो 15 डेज यहाँ पे कोर्ट ने ले लिए, तो वो सारा का सारा टाइम आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन लगाने के बाद आपकी चीज़ को एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। अब ये क्या करेंगे, 30 दिन तो वो हो गए आपके जो मेन आपको मिले हैं, उसके बाद 15 दिन आपके ये वाले जो एक्सक्लूड हुए हैं एक्स्ट्रा बाद में दिए जाएंगे। जो कोर्ट ने ले लिया ना उसकी डिक्री बनाने में ये वाले 15 दिन, तो उसको यहाँ से बीच में से हटा के, मतलब ये टाइम आपको दे रखा था पहले ही, इसके अंदर अगर नहीं बनेगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा था जो कोर्ट ने खुद ऑब्टेन कर लिया, ये वाली 15 डेज, तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे ऐड करके उसको बाद में 15 है जो दिन दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी डिक्री वगैरह बनाने का जो भी टाइम पीरियड कोर्ट ने खत्म कर दिया, मतलब कोर्ट ने खाली यूज़ कर रखा है पार्टी का, तो उसका जो नुकसान होगा वो पार्टी को नहीं उठाना, बल्कि क्या करेगी, कोर्ट उसको एक्सक्लूड करके यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो दे देगी। तो ये रहता है इसके अंदर। अब इसके अंदर बात आपकी क्या हो रही है, 1 जनवरी से 6 जनवरी का जो टाइम पीरियड था, एक को क्या हुआ था, हमेशा उसका जो जजमेंट पास हुआ उस दिन से लेके और 6 तारीख के बीच की बात हो रही है, क्योंकि उसने 6 तारीख को तो उसने क्या करी है, अप्लाई करा ना डिक्री के लिए, तो वो टाइम पीरियड आपका जो बीच का है इसको एक्सक्लूड है जो नहीं करा जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को जब जजमेंट आ गई थी, जब आपकी 1 तारीख को जजमेंट पास हो रखी थी, उसके बाद पार्टी क्या कर रही थी, ये भी तो देखा जाएगा ना इसके अंदर कि 1 तारीख को पार्टी के लिए यहाँ पे जजमेंट आ चुकी है, कॉपी भी उसी दिन उसको जजमेंट की कॉपी मिल गई है, लेकिन अपनी उसने जो डिक्री है उसके लिए 6 तारीख को अप्लाई करा है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा ये यहाँ पे पार्टी ने खुद खत्म कर रखा है, इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। जबकि इससे इस दिन के जो बीच का टाइम पीरियड ये है, इसको कोर्ट ने यूज़ करा उसकी डिक्री को बनाने के लिए, इसलिए इसको एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। तो ये 5 दिन यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, वही जो 15 दिन इसने ऑब्टेन करें 15 ही एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि ये जो 6 दिन खत्म करें या 5 दिन जो उसने यूज़ करें हैं पार्टी की गलती थी, तो उसको कोर्ट यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करेगा। ये बात आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखी हुई है, बाद में इसको पढ़ लेंगे। अब आ जाइए अगले पॉइंट के ऊपर, तो किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड वन पॉइंट आपका बोलता है वेयर ए डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और सोट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द लीव टू अपील फ्रॉम ए डिक्री। अब उसके अंदर पहले वाले के अंदर क्या चीज़ थी,
सेकंड वाले के अंदर आपका बोलता है अपील और एप्लीकेशन लगी है ताकि किसी जजमेंट को आपने क्या करना है यहाँ पे रिव्यू और रिवीजन है जो कर पाओ। सेकंड क्लोज के अंदर आपकी ये चीज़ थी, एप्लीकेशन लगी है ताकि रिव्यू करा जा सके इसकी जजमेंट को। और तीसरे के अंदर आपका क्या चीज़ बता रही है, लीव टू अपील फ्रॉम ए डिक्री और ऑर्डर। अब इसके अंदर आपकी बात कर रहा है कि ऐसा कोई भी डिक्री है या फिर ऑर्डर है जिसके खिलाफ आपकी अपील लगी है या फिर जिसके ऊपर रिव्यू और रिवीजन यहाँ पे लगाए रखा है। तो वेयर एन एप्लीकेशन मेल फॉर लीव टू अपील फ्रॉम द डिक्री, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। अब ये आपका क्या कर रहा है, अपील फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर के ऊपर है, पिछला आपका जजमेंट के ऊपर था। तो टाइम रिक्विजिट फॉर द ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, यहाँ पे भी आपका ये टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। तो जितना टाइम पीरियड यहाँ पे डिक्री ऑफ कॉपी जो आपकी थी, कॉपी ऑफ डिक्री को आपने ऑब्टेन करने के लिए जितना भी टाइम पीरियड आपने लगाया था पहले के अंदर, तो वो तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया था। अब दूसरा इसके अंदर आपका सिंपल चीज़ें बता रहा है कि जब भी कोई भी कोर्ट ने यहाँ पे ये क्या करी है, ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ जजमेंट एंड ऑल्सो भी एक्सक्लूड, तो जजमेंट की कॉपी लेनी है आपने तो उसके रिगार्डिंग भी आपका टाइम पीरियड है जो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। रिवीजन रिवाइज और आपके रिव्यू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ क्लोज के ऊपर। आपका फोर्थ क्लोज किसके रिगार्डिंग बात करता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। कोई भी अवार्ड यहाँ पे उसको दे दिया गया था। अवार्ड मतलब यहाँ पे बात है कि कोर्ट ने जो भी आपका जजमेंट दिया उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो, मतलब आपको अवार्ड मिलता है वो बात नहीं है यहाँ पे। तो बोलता है कि कंप्यूटिंग करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन को जो कि एप्लीकेशन लगेगी कि कितने दिन के लिए यहाँ पे है एप्लीकेशन लगाऊं ताकि उस अवार्ड को सेट असाइड है जो करवाया जा सके उसके रिगार्डिंग। द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब जो आपने अवार्ड जो भी उसका जजमेंट आया था एक तरीके से उसकी कॉपी लेने में जितना भी टाइम पीरियड लगा दिया उसको एक्सक्लूड है जो कर दिया जाएगा। तो बात हो रही है द डेट ऑन विच अवार्ड वॉज पास्ट, ये भी टाइम आपका हटा देंगे, और टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द ऑर्डर, ये सारी चीज़ आपकी एक्सक्लूड है जो करी जाएंगी, दोनों चीज़ें। तो ये इसके अंदर आपके मेन 4 पॉइंट थे। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। सेट असाइड का यहाँ पे आप मेरे को बताओगे कि कहाँ पे दिया हुआ है सेट असाइड का, सीपीसी के अंदर आपके किस ऑर्डर और किस रूल के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, वो मेरे को आप बताओगे कि कब एक डिक्री को एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे या फिर सेट असाइड की एप्लीकेशन है जो लगती है। तो इसके रिगार्डिंग ही आपका ये सेक्शन था। अब आ जाइए इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है, सिंपल सी चीज़ है। आपका बोलता है इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम या फिर बिफोर द एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी सॉरी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि 1 तारीख को वहाँ पे जजमेंट आ गई, 6 तारीख को कोर्ट के अंदर उसने पार्टी ने अप्लाई करी है, तो ये जो बीच के 4 या 5 दिन होंगे जितना टाइम यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा, जो पार्टी ने अपने दम पे या फिर अपने वजह से ही जो उसने ख़राब कर लिया उसकी बातें में बात कर रहे हैं। कि जो देखो सिंपल सा फंडा इसका मैं बता देता हूँ कि जितना भी टाइम पीरियड यहाँ पे जो कोर्ट है ना, एक तो होती है कोर्ट ने ऑब्टेन करना, एक होता है पार्टी ने अपना टाइम पीरियड खुद ही ख़राब कर दिया। तो पार्टी ने ख़राब कर दिया वो कुछ नहीं एक्सक्लूड होगा, जो कोर्ट ने टाइम पीरियड लिया अपनी प्रोसीडिंग को चलाने में उसको यहाँ पे एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। तो ये था सेक्शन आपका 12। इसके बाद आपका एक कमेंट दे रखा है, उसको आप बेरेक में से पढ़ सकते हो। वहाँ पे लिखा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन द लीगल प्रोसीडिंग। इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड दैट द अंडर सेक्शन 12 क्लोज 2 ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का जो सेक्शन 12 का जो आपका सेकंड क्लोज था इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। रीड विद द एक्सप्लेनेशन द एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सक्लूड द टाइम दैट हैड elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट टिल साइनिंग ऑफ द डिक्री प्रायर टू हिज एप्लीकेशन। मतलब बात आपको बताई थी ना कि 6 तारीख को उस पार्टी ने क्या करा, यहाँ पे एप्लीकेशन है जो लगाई थी, 6 को एप्लीकेशन लगाई है, उसके प्रायरली कितना भी टाइम पीरियड जो आपके पार्टी ने ख़राब कर दिया है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि ये जो आपका टाइम पीरियड है 5 दिन का जो उस पार्टी ने अपने आप ही ख़राब कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट टिल साइनिंग द डिक्री प्रायर टू हिज एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी देयर ऑफ इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर फाइलिंग द अपील। इसको सिंपल सी बात आपका बता रहा है कि ये आपका एक्सक्लूड नहीं होगा और इसके बाद वाला सारा टाइम जो भी कोर्ट ने ऑब्टेन कर लिया 15 दिन का वो एक्सक्लूड है जो कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 12।
अब चलिए आ जाते हैं 13 के ऊपर, छोटा सा सेक्शन आपका सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा है। क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द केसेस वेयर लीव टू शो और अपील एज ए पॉपर इज अप्लाइड फॉर। ये आपका यहाँ पे मैंने सेक्शन 3 के साथ भी इसको पढ़ा दिया था एक बार, तो उसकी वीडियो यहाँ पे मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको, उसके अंदर जाके एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी एक BA की लैंग्वेज यहाँ पे मैं आपको क्लियर है जो करवा देता हूँ। बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी शूट अपील, या किसी शूट या फिर किसी अपील के लिए जो भी टाइम पीरियड आपका कंप्यूट करा जाएगा, इन द केसेस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू शू एज पॉपर, या फिर अपील एज एन कोई भी आपका जो इंडिजेंट पर्सन है उसको बोलते हैं। CPC के अंदर किस ऑर्डर के अंदर आपकी ये दोनों चीज़ें लिखी हुई है, अपील बाय द पॉपर या फिर शूट बाय द पॉपर, ये आपको मेरे को जो ऑर्डर नंबरिंग है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। तो एज ए पॉपर के लिए उसने पहले एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे को लीव दे दो, कोर्ट से वो परमिशन ग्रांट करवाने के लिए बोल रहे हैं। कोर्ट के अंदर जाके बोलता है कि मेरे को इतनी परमिशन दे दीजिए सो दैट कि आई कैन, जो आपका शूट है उसको फाइल कर सकूं एज एन इंडिजेंट पर्सन या फिर एज ए पॉपर, दैट हैज़ बिन रिजेक्टेड। ये यहाँ पे मेन पॉइंट आपका मुद्दा आता है यहाँ पे कि जो उसने एप्लीकेशन लगाई थी और वो उसने एक्सक्लूड, आपकी कोर्ट ने क्या करी है, रिजेक्ट कर दी है। या तो एक्सेप्ट करेगा तो सेक्शन 3 के अंदर आपका जाएगा, उसके अंदर आप साथ में पढ़ोगे। अगर रिजेक्टेड कर देता तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोलता है रिजेक्ट कर दिया जाता है तब उस केस में क्या होगा, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बिन प्रोसिक्यूटिंग इन द गुड फेथ। जब वो कोर्ट में उसने एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो आप मेरे को फ्री में जो भी बिना कोर्ट फीस के यहाँ पे शूट फाइल करने के लिए टाइम दे दीजिए, मतलब इतना मेरे को परमिशन दे दीजिए सो दैट कि आई कैन फाइल द अपील और एप्लीकेशन, या फिर आपका जो शूट लगानी है वो कर सकूँ। तो उसने गुड फेथ के अंदर जितना भी टाइम यहाँ पे ख़राब करा है वो एप्लीकेशन की लीव लेने के पर्पज़ से, तो उस सब टाइम को यहाँ पे एक्सक्लूड है जो कर दिया जाएगा। द कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब फॉर सच शूट और अपील ट्रीट द शूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज ऑफ द कोर्ट एज इफ़ द कोर्ट फीस हैड बिन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इसके लिए भी सेक्शन आपका 149 है जो CPC में दे रखा है कि जब भी किसी पार्टी ने जो कोर्ट फीस है या फिर एनी अदर जो भी पेमेंट थी वो बाद में जाके देगा ना, तो उसको रिलेट बैक थ्योरी से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। रिलेट बैक थ्योरी उसके बोलते हैं कि पीछे वाले डेट से जाके आपका समझा जाना। तो इसके अंदर भी आपकी यही चीज़ बता रहा है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे ही दी जानी समझी जाएगी। मतलब सिंपल सा इसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बताने की ट्राई करूँ तो क्या रहेगा कि जैसे कोई भी एक ए पर्सन है जो कि आपका इंडिजेंट पर्सन है, वो कोर्ट के अंदर क्या बोलता है कि मेरे को इंडिजेंट डिक्लेयर कर दो ताकि मैं अपनी अपील और जो शूट है उसको फाइल कर सकूँ एज एन इंडिजेंट पर्सन। उस केस के अंदर उसका जो टाइम पीरियड था, मतलब उसने अपील जो आपकी वो लीव लेने के लिए एप्लीकेशन लगी है वो 1 तारीख को लगाई है और उसका फैसला कोर्ट ने डिक्लेयर करा या फिर नहीं करा, ये 2 बातें हैं। 10 तारीख को वो फैसला आ रहा है, तो जो 10 दिन आए हैं ना उस अपील के प्रोसिक्यूशन के लिए, मतलब उसकी अपील लगानी थी या फिर शूट फाइल करना था, उसके लिए लीव के लिए जो एप्लीकेशन लगी है उसके अंदर कोर्ट ने 10 दिन का टाइम ले लिया, तो वो सारा टाइम आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये मतलब यहाँ से टाइम पीरियड ही स्टार्ट समझे जाएंगे। उसके बाद जो उसने कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आप पॉपर नहीं हो, आपको रेगुलर शूट फाइल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोर्ट ने अगर अपील उसकी डिसमिस कर दी है इस बात के ऊपर, तो उसके बाद क्या करेगा वो एज ए रेगुलर पर्सन उसने यहाँ पे शूट फाइल कर दिया या फिर उसने अपील लगा दी है, तो बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे आके उसने कोर्ट फीस भर दी है, तो इसका जो इफेक्ट है ना वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149 CPC आपका क्या समझा जाएगा, यहीं पे समझ लेंगे कि फर्स्ट टाइम जो आपने अपील की या फिर ये जो एप्लीकेशन लगी थी, यहाँ से एग्जैक्ट उसको समझ लिया जाएगा कि इसने जो कोर्ट फीस थी वो इसी दिन भर दी थी। तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ये आपका लास्ट लाइन के ऊपर। तो ये आपका सेक्शन 13 और 12 मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। अगली वीडियो के अंदर सेक्शन 14 बड़ा है, इसलिए एक वीडियो के अंदर अलग से उसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 12 एंड 13। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।